समझकर। आदाब, नमस्कार नाजरीन। प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक लेकर हाजिर हूँ मैं मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, हर बार की तरह ढेर सारी मालूमात आपके लिए लेकर आया हूँ और आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है टेली मानस। हुकूमत हिंद की ये एक बेहद ही नायाब और तारीख़ी कोशिश। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए, ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि बदकिस्मती ये है कि समाज और ख़ानदान में मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता, मगर ये ज़रूरी तो है। और जैसे कि माहौल है, जैसे कि ज़िंदगी है एक इंसान की भागती दौड़ती ज़िंदगी, इसमें ज़हनी अमराज का होना बहुत उम्मीद है कि हो जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए, यानी टेलीमानस पर बात करने के लिए, तीन बेहद ही ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। आइए इनसे इनका तारुफ़ कराते हैं आपसे। हमारे पहले मेहमान हैं विकास धिकव सर। डॉक्टर विकास धिकव सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका प्रोग्राम में। और प्रियंका यादव जी हैं, आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत बहुत खैर मकदम मैडम आपका प्रोग्राम में। और उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, आप डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हिबास में। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले डॉक्टर विकास आपसे जी, आप टेलीमानस ये जो शुरुआत है भारत सरकार की, इसके मुतालिक बताइए तफसील से कि ये है क्या हमारे नाज़रीन को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी जी। देखिए, ये जो टेलीमानस है ये एक नेशनल हेल्पलाइन है। और नेशनल हेल्पलाइन बोलें तो आप सबको पता है, जैसा आपने शुरुआत में बताया, कि जो जहनी स्वास्थ्य है हमारा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। उसका डिज़ीज़ बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम 140 करोड़ के मुल्क हैं, तो 140 करोड़ के मुल्क के जो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो एकदम से उनके भरोसे छोड़ना, तो मतलब ये बोलें कि आपको ओपीडीज में बहुत लंबी लाइनें लग सकती हैं। तो ऐसा प्लान किया गया कि कोई ऐसी सर्विस हो जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, जिनके पास में मानसिक स्वास्थ्य से सीधे जुड़ने की सुविधा नहीं है, मनोरोग विशेषज्ञ से सीधे जुड़ने की सुविधा नहीं है, तो वो फ़ोन कॉल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक डेडिकेटेड नंबर जो है उसको डायल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नंबर दें, टोल फ्री नंबर दें, उसको डायल करें, और उसके बाद में आप साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से सीधे जुड़ जाएं अगर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है तो। अब देखिए, आज क्योंकि एक ख़ास बात भी है, आज बाल दिवस है, और हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं, यानी कि जो अति युवा हैं, तो वो जो लोग हैं वो लगभग 20 से 25% ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई मानसिक समस्या एक किस्म से है, और हर एक 7 से 10वां व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कोई ना कोई मानसिक समस्या है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए एक किस्म से ये, हम तो कहें कि ये एक वंडर सोल्यूशन है, जो लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ, तीसरा साल अभी इसको लगा है। तो जैसे आपने कहा कि ये हुकूमत हिंद की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तारीखी कोशिश है। यस, हिस्टोरिकल है सर ये प्रयास, ये कोशिश जो है भारत सरकार की। सर, मेरा अगला सवाल ओम प्रकाश सर आपसे है कि क्यों ज़रूरत महसूस की गई कि इस योजना को चलाया जाए, और किस तरह की, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, किस तरह के अमराज उमूमन देखे जाते हैं जिनमें ज़्यादा जल्दी पहुंचने की या कि उनके इलाज को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है? जी सर। जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि हमारे देश की जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से 140 करोड़ में मोटा मोटा मानकर चलें कि 15% आबादी को कोई ना कोई मानसिक समस्या है।
उस 15% आबादी के लिए, उस रखरखाव के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जब हम बात करते हैं पेशेवर मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों की, उनकी तादाद बहुत कम है। तकरीबन 1 लाख पर 0.75% जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं 1 लाख आबादी के लिए। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है वो कहता है कि 3 साइकियाट्रिस्ट, 3 मनोचिकित्सक 1 लाख आबादी पर होने चाहिए। बड़ा लंबा और हमें सालों लग जाएंगे अगर हम इस नंबर को बढ़ाना है, 4 गुना करना होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये आवश्यकता भारत सरकार ने महसूस की है सालों से। हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नए प्रयोग की आवश्यकता थी कि हम पहुंच पाएं, हम व्यक्ति तक पहुंच पाएं उस व्यक्ति पर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 80% आबादी जिनको मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है वो नहीं पहुंच पा रही है। जो सुविधाएं हमारे पास हैं, सभी अधिकतर सुविधाएं, अधिकतर मनोचिकित्सक शहरों में केंद्रित हैं। हमारे गांव, हमारे दूर दराज के इलाके, वो वहाँ संख्या न के बराबर है। और ये एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है कहीं ना कहीं मनोचिकित्सा की जो सुविधा है उसका जो निचला तबका है वहाँ तक पहुँच पाए। भारत सरकार ने कोविड के दौरान जो हमने महामारी देखी, बुरा वक्त देखा, उस वक्त में कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि लोग घर में रहे और एक टेलीफोनिक माध्यम बना और इसी माध्यम ने एक रूपरेखा रखी टेलीमानस की। टेली मीन्स टेलीफोन, मानस में मन तक पहुंचना। और टेलीमानस का इजाद भारत सरकार ने किया। और 2022 में जब हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में जब बजट पेश किया, इसकी कहा कि इसके बजट का प्रोजेक्ट रखा गया। और उसी साल 10 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में 23 सेंटरों में टेलीमानस सेवा शुरुआत की। और आज हम 3 साल बाद में पहुंच चुके हैं, देश के हर राजधानी में पहुंच चुके हैं। हर जगह हमारे तकरीबन 53 सेंटर्स हैं जो पूरे देश की टेलीमानस सुविधाओं का ध्यान रखे हुए हैं। आपने अगला सवाल किया कि किस तरह के लोग आते हैं सेवा लेने के लिए, क्योंकि फोन आपके हाथ में है। जब फोन आपके हाथ में है तो कैसे लोग किस तरह के लोग हमसे अप्रोच करते हैं, कॉल करते हैं। उदासी, डिप्रेशन बहुत बड़ी व्याधि है। हमें पता है कि डिप्रेशन बहुत बड़ा बर्डन है जो पूरा विश्व अब महसूस कर पा रहा है। उस बर्डन डिप्रेशन के लिए जो कॉलर कॉल करता है वो कहता है कि मन बेचैन है, मन उदास है, चिंता है, दुचिंता है, परेशान है, जुझलाहट है, परेशान, घबराहट, नींद की समस्या, स्कूल बच्चे न जाने की समस्या, नशे की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं हैं मानसिक रोग जो। तो ये समस्याएं ओम प्रकाश सर, ये जो समस्याएं हैं ये फ़ोन के माध्यम से काउंसलर तक जाती हैं और फिर ये पूरा एक सिस्टम है, एक तरीका है करने का। इस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं टेलीमानस पे एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद बातचीत का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हिंदुस्तान में तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, इसीलिए हर एक को सेहत की सहूलियत फराहम करना एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश और काबिल क़यादत में 2014 से मुल्क के तिब्बी ढांचे में मुसलसल बेहतरी आई है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कई नई स्कीमें और इक़दामात किए गए हैं। ख़ास तौर पर IT खदमात का इस्तेमाल करके सेहत की सहूलियत को ज़्यादा मौसर और आसान बनाया गया है। इसी सोच के तहत ज़हनी बीमारियों के मसले से निपटने के लिए भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इसका एक ये भी मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जब हमारा मन चंगा होता है, स्वस्थ होता है, तो ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदादो शुमार के मुताबिक भारत की तकरीबन 10% आबादी किसी न किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से इलाज हासिल नहीं कर पाती। इसी मसले का हल तलाश करने के लिए मरकजी हुकूमत की वजारत सेहत ने टेलीमानस स्कीम शुरू की है, जिसका पूरा नाम
टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट है। टेलीमानस का मकसद आवाम को आसान, सस्ती, गैर जानिबदार और मयारी ज़हनी सेहत की सहूलियतें फराहम करना है। टेलीमानस का मकसद आवाम को आसान, सस्ती और मयारी ज़हनी सेहत की सहूलियतें फराहम करना है। कोई भी शख्स ज़हनी मशवरे के लिए कौमी टोल फ्री नंबर 14416 या 4416-891-1800 पर कॉल करके माहिर काउंसलर से बात कर सकता है। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में टेलीमानस सेल्स कायम किए गए हैं, जहां काउंसलर मरीजों को ज़हनी सेहत से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करते हैं। टेलीमानस को 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था। आज ये सहूलियत भारत की 25 रियासतों में दस्तयाब है और अब तक 28,000 से ज़्यादा कॉलर्स को मदद फराहम की जा चुकी है। नाज़रीन, आप देख रहे थे ये छोटी सी रिपोर्ट टेलीमानस पर। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अब हम रुख करते हैं मोहतरमा प्रियंका यादव जी की जानिब। प्रियंका जी, सवाल ये कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, किस तरह के अमराज ज़्यादा देखे जाते हैं? अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, जिसमें आप जिक्र कर रही थी कि सुसाइड के मामलात ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए। जी मैडम। जी सर, जब हम बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियां, मनोरोग देखे जाते हैं, किस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, सो जो व्यवस्था टीयर 1 एंड टीयर 2 प्रोसेस है, तो टीयर 1 प्रोसेस में जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है, जिसमें हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो बेसिकली जब हमारे पास कोई कॉल आता है तो हम उसमें पहले समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की बीमारी है। बीमारी नहीं बोलेंगे उसे, किस तरह की परेशानी है। कई बार जो परेशानियां होती हैं वो ज़्यादातर सामाजिक होती हैं, कई पारिवारिक होती हैं, कई आपस में रिश्ते होते हैं जो कि समझी ना समझी में कई तरह से कई भावनाएं उत्पन्न कर देते हैं इंसान के अंदर, जिससे वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने लग जाता है। तो जब एक काउंसलर उन चीज़ों को समझता है, पूछता है और पड़ताल करता है, तब उसे समझ आता है कि इन परेशानियों को किस रूप पे आगे डील करना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई आता है, आजकल जो देखा जा रहा है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस टाइम पे हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कॉल आते हैं, दैट टू वो इस स्थिति में होते हैं कि वह सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम नहीं अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशन को या फिर हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें अपने लाइफ के साथ, हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। और कई जो छात्र हैं जो कि अच्छा पढ़ रहे हैं, जो करियर में अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी वो ये परेशानी महसूस करते हैं कि हम खुद में खुश नहीं हैं, हमने जो पाथ आगे चूज़ किया है, हम जहाँ आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो इस रूप में क्या होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ने लग जाती हैं। उसमें हमारा जो काउंसलर होता है वो चीज़ों को समझता है। अगर स्थिति जो होती है संभालने लायक लगती है तो वह उस रूप में संभाली जाती है थ्रू काउंसलिंग। उसमें हमें MET मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी दिया जाता है, इंसान को समझाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आप अपने थॉट्स को लिखिए। हमारी को जर्नलिंग की टेक्निक सिखाई जाती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। बट अगर समझ ये आता है कि ये स्थिति नहीं अभी संभाली जा सकती है, तो हमारे जो काउंसलर के कॉल्स आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं और हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आगे उसी रूप में उसी को जो कॉल फॉरवर्डेड होती है उसी में डिटेल थेरेपीज लेते हैं और उन्हें समझाते हैं और डील करने में मदद करते हैं, जो कि आगे वो वीडियो काउंसलिंग के थ्रू भी उनकी सहायता को ले सकते हैं काउंसलर्स। तो मैडम ये जो प्रोसेस होता है, हम मान के चलें कि ये एक मतलब आप फिल्टर आउट कर लेते हैं, किसी को पहले स्टेज में ही सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी समस्या, जिसका प्रॉब्लम, जिसकी परेशानी छोटी होगी, या जिस तरह से मसले बढ़ते जाएंगे कि भाई इनको और भी कॉम्प्लिकेशन है, उस तरह से फिर आप उसको डाइवर्ट कर देंगी एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की तरफ। अगला सवाल हमारा ओम प्रकाश सर आपसे कि ये बताइए कि आपके ट्रेंड टेलीकॉलर्स होते हैं, ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं,
ट्रेन ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक सेंटर होगा आपका, एक ऐसा मरकज़ होगा जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही होंगी, या कि कुछ सेंटर्स होंगे जो आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे होंगे इस प्रोग्राम को। और ये जो पूरी टीम है काबिल लोगों की, ये जो बहुत ट्रेंड लोग हैं, इनको कैसे तैयार करते हैं, इस पर कुछ रोशनी डालिए। आपने सवाल बताया कि ये टेलीमानस का संरचना क्या, स्ट्रक्चर क्या स्टार्ट करें। स्ट्रक्चर का ये महत्वपूर्ण है कि जो एपेक्स सेंटर है वो निमांस बेंगलोर है। अच्छा। कि एपेक्स नोडल एजेंसी है जो पूरे टेलीमानस को केंद्रित करती है। उसका जो तकनीकी सहयोग है वो IIIT बेंगलोर है। वहाँ से सारे प्रोग्राम का, मॉड्यूल का अपग्रेडिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी है पूरी तरह ये, उस क्लाउड का अपग्रेडिंग, मॉड्यूल्स बार बार चेंज किए जाते हैं ताकि कोई इसको भेज ना पाए, प्रोग्राम को क्रैश न कर पाए। और ये तकनीकी सहायता IIIT बेंगलोर देता है। नेशनल हेल्थ जो स्टेट जो रिसोर्स सेंटर NSRC है वो स्टेट सिस्टम को देखता है, वो देखता है कि किस तरह तक इसको नीति को और गुणवत्ता को परख करता है। 3 मोटे केंद्र सरकारी संस्थान है जो कि पूरा मॉनिटर करते हैं प्रोग्राम को। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके नीचे का स्टेप क्या है, उसके नीचे है रीजनल सेंटर्स है। पूरे देश में 5 जगह रीजनल सेंटर है, रीजनल कोऑर्डिनेट सेंटर बोलते हैं, RCC बोलते हैं, जिसमें इबाद दिल्ली, PGI चंडीगढ़, CIP रांची, LGBI तेजपुर और निमांस बेंगलोर खुद भी एक RCC सेंटर है। रीजनल सेंटर का काम है एपेक्स इंस्टीट्यूट से लेकर स्टेट के बीच में तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना। जो टेली काउंसलर्स हैं वो स्टेट एनिमल्स जो सेल्स हैं वहाँ बैठते हैं। तो हमारे पास 53 सेंटर्स हैं पूरे कंट्री में। उन सेंटर्स की जो ट्रेनिंग का पार्ट है उनको मेंटरिंग इंस्टीट्यूट सौंप दी गए। 23 मेंटरिंग इंस्टीट्यूट से जो को ट्रेन करते हैं, तकनीकी उनकी काउंसलिंग का जो पार्ट जिम्मा है वो मेंटरिंग इंस्टीट्यूट पर दिया गया है। तो मेंटरिंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं कि किस तरह क्या क्या बताएं, कैसे काउंसलिंग करें, क्या क्या टेक्निक्स होंगी, उनके बारे में उनको बताया जाता है। ये सारी प्रक्रिया पूरी तरह से डाटा बेस्ड है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और हर सेंटर यानी रीजनल सेंटर से लेकर मेट्रिक इंस्टीट्यूट से लेकर स्टेट एनिमल सब ताना माना एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, ताकि किसी तरह में कोई नई तकनीकी खराबी आ जाए, चाहे काउंसलिंग में कोई हमें लगता है इसे इजाद करने की आवश्यकता है, ऐड करने की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें हम पूरे प्रोग्राम जो नोडल सेंटर हमारा निमांस बेंगलोर एपेक्स सेंटर कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम का पर्यवेक्षण करता है। समय समय रिपोर्ट डाटा भी रिपोर्ट जाती है, उसका गुणवत्ता पर सुधार किया जाता है। इसमें क्या किया जाए, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमने सिर्फ टेलीफोन की सेवा स्टार्ट की थी, अब हमने 1 साल से हम वीडियो कॉलिंग पर आ गए हैं। जब टायर 2 में वीडियो कॉलिंग संभव हो सकती है। अब पिछले साल हमने चालू किया, ऐप चालू किया, तो ऐप चालू किया, तो ये सभी परिष्कृत हर बार होते जा रहे हैं। ये सभी इस गुणवत्ता का परख रहे हैं ताकि हम सभी जो टेली काउंसलर्स हैं उनको सभी गतिविधियों से परिचित करा सकें, ट्रेन कर सकें, और उनको जो समस्याएं आ रही है, रोजमर्रा समस्याएं आती हैं ट्रेनिंग में, उनको दूर कर सकें। कहने का मतलब ये सर कि ये एक पूरा निज़ाम है, एक सिस्टम है जो बेंगलुरु से कंट्रोल होता है, और IIIT से इसको टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है, और रीजनल सेंटर्स हैं। मेरे ख्याल से सर रीजनल सेंटर्स का काम ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो के बीच ब्रिज का काम करना होता है सर। जी जी जी। सर अगला सवाल विकास सर आपसे, कि ये बड़ा मतलब बुनियादी सवाल है कि एक वक्त के साथ साथ हमारे हाथ में एक फ़ोन आया सर, एंड्रॉयड फ़ोन आया जी, और एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत महसूस की हमने। जी 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 जी। और उसका इतना अच्छा इस्तेमाल, जी, इतना कारामद इस्तेमाल, जी जी, जिससे एक बहुत बड़े तबके को हम कैटर कर पा रहे हैं। जी जी। समाज में शर्मिंदगी की भी एक वजह होती है। जी 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 कि जी। जिस वजह से लोग अपना जो उनका जो जहनी बीमारी है या कमी है, वो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, अब बातचीत नहीं कर पाते हैं। मगर उसको बड़ी पोशीदगी से, ये एक ख़ास बहुत अहम मुद्दा है कि इसमें सारी चीज़ों को बहुत खुफिया और पोशीदा रखा जाता है, जी, पर्सनल होती हैं। जी जी।
तो सर ये जो पूरा इनकलाब है जी, इसके मुतालिक आप क्या सोचते हैं सर? ये किस तरह से एक बहुत बड़े समाज को एक बहुत बड़ी जो समस्या है, कहते हैं जो परेशानी प्रॉब्लम है, उसको हल करता है? जी जी जी, ये तो देखिए हम कहें रिजवी जी कि ये सवाल विस्तृत है और एक किस्म से कहें कि ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है कि स्टिग्मा जो है, जो शर्मिंदगी जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये एक विश्वव्यापी समस्या है जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट गैप है वो बहुत वाइड है। तो 80-90% लोग जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, या पहुंच पाते हैं तो उनको सही इलाज जो है मिलने में दिक्कत हो जाती है बहुत बार, क्योंकि दूर दराज के लोग हैं, रिमोट एरिया, इनएक्सेसिबल हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, इसमें दो बात हैं। तो देखिए, एक बात तो ये है कि जो इनकी ट्रेनिंग है वो बहुत पुख्ता होती है, और इसमें मरीज से बात कैसे करनी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है। उसके बाद वो जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल मरीज होते हैं, जो मतलब किसी की नहीं सुनते हैं, या जिसको बोलें कि एग्रेसिव हो जाते हैं या सुसाइडल अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं, तो उनसे बात कैसे करनी है, और उनके बारे में जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाए, इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये एक किस्म से पूरा प्रोसेस है। अब बात आती है, देखिए जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को कम करना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एम रहा है हमेशा, स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल एलिमेंट्स। तो देखिए, हम तो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि जो मानसिक बीमारी है वो भी जैसे बीपी है, शुगर है, ऐसी बीमारी आप सोच के चलिए। आपने कहा देखिए बीमारी दो किस्म की हो सकती है, जिस्मानी हो सकती है, जहनी हो सकती है। अब जिस्मानी बीमारी तो ऐसी है कि जिसका पता चल जाता है, आपने बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया, लेकिन जो जहनी बीमारियां होती हैं, देखिए उनका पता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि इनका नहीं पता चलता है तो एक किस्म से मेन दिक्कत जो है वो खड़ी हो जाती है। तो अक्सर देखिए भारत में ये भी दिक्कत है कि एक किस्म से हम ये कहें कि जो मरीज आते हैं वो ऐसा नहीं कि जो जहनी दिक्कतें लेके आते हैं कि मैं उदास हो गया हूँ, या मुझे घबराहट हो गई है, या मुझे जो है एक किस्म से सैडनेस लग रही है, या मुझे जो है नकारात्मक विचार आ रहे हैं। वो ऐसे आएंगे कि मुझे सिर दर्द है, मुझे बदन दर्द है, या मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे घबराहट हो रही है। ये सर कितनी अहम बात है। ये अहम बात है कि बीमारी का पता नहीं है, बस सिर्फ सिम्टम है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि इसको नजरअंदाज करके लोग चलते हैं। जी जी जी, जबकि ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अहम मुद्दा है, और इसको हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन ऑफ द साइकियाट्रिक सिम्टम्स। तो ये जो सोमेटाइजेशन है ये भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और जो वेस्टर्न गाइडलाइंस है वो इनको ज्यादा अहमियत नहीं देती है। तो इसलिए जो गाइडलाइन अब हम भारत में बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन पे, तो हम इन सब मुद्दों को जो भारत के लिए रेलेवेंट हैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और वो जो मसले जो बड़े मसले बन जाते हैं तो हम कहते हैं उन पे बात करिए, काउंसलर से जो है आप संपर्क में रहिए। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल बीच में पूछा था कि देखिए किस किस्म के लोग जो है वो संपर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, 75% लोग ऐसे हैं एज पर द डेटा अवेलेबल, जो खुद ही संपर्क करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, उनके केयर गिवर हैं, उनके देखभाल करने वाले हैं, वो संपर्क करते हैं। और जब वो संपर्क करते हैं तो वो अपनी, चाहे उनको नींद की दिक्कत हो, या नशे की दिक्कत हो, शराब की लत हो, घबराहट होती हो, उदासी होती हो, या इसके अलावा उनके परिवार में किसी को भूलने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया हो गया है, वो एक किस्म की न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन साइकियाट्रिक ओवरलैप है उसका, या फिर बहुत शक्की मिजाज के हो गए, शिज़ोफ्रेनिक टाइप। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो हेल्पलाइन को रीच आउट करते हैं, और उसको एक किस्म से काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक खास बात है, आपने बोला ना स्टिग्मा, तो इसमें जो व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो नाम ना बताएं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप नाम ना बताएं।
तो लेकिन आप काउंसलिंग फिर भी करवा सकते हैं और 24 घंटे उपलब्ध है और भारत सरकार की सेवा है। 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर ओम ने। और इसके अलावा एक खास बात है, देखिए कि आप जैसे प्रियंका जी ने बताया कि आप लो फील कर रहे हैं, तो एक किस्म से आपके लिए एक मोटिवेशनल बूस्टर भी हो सकता है। हाँ, ये एक जैसे फ़ोन का इस्तेमाल इस तरह से भी हो सकता है जी। ये अपने आप में सचमुच सर, ये बात जो है कि अपने आप में एक तरह की क्रांति है, एक तरह का इनकलाब है जी। अगला सवाल मेरा ओम प्रकाश सर आपसे ये कि हाँ जी, आपसे अगला सवाल हमारा ये कि जो लोग इस तरह की बीमारी लेकर आते हैं, ऐसे पहुँचते हैं, तो ये भी है कि वो आसान है और ये 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल होती है ये मानस की सेवा, और हर वक्त है और बहुत ही फ्री है। इस आसानी के लिए आप क्या कहेंगे कि इस वजह से भी ये ज़्यादा मकबूल है, हो सकती है और लोगों तक पहुंच सकती है, फ़ायदा पहुंचा सकती है? डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीडी उर्दू का चैनल का, जिन्होंने इस विषय को टेलीमानस को पिकअप किया है, क्योंकि इस सेवा की आवश्यकता है घर घर में। मेरा मानना है कि हर किसी के मोबाइल में ये फीड हो जाए नंबर 1441 1800891441 ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है सर। कहीं ना हम रोज़ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, हम रोज़ फोटो डालते हैं, ये नंबर डालते हैं सर। जन्नत जो व्यक्ति उठाता है तो पास करेगा, तो यकीनन हम मानसिक स्वास्थ्य को घर घर में पहुंचा पाएंगे। आपको साधुवाद देना चाहूँगा चैनल को कि कहीं ना कहीं हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाकर लोगों को टटोला है सर। और जहाँ तक इस डॉक्टर विकास ने बताया, इस सेवा में कहीं ना कहीं जो अच्छी बात है वो है कि फ्री है सर। इसमें कोई इसके आपको जाने की घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपको निकलने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब लगता है, क्योंकि जब डॉक्टर विकास आंकड़े बता रहे थे, तकरीबन 90% समस्याएं उसी फोन पहली कॉल से ही सॉल्व की जा सकती है। जो 10% कॉल होती है वो अपस्केल की जाती है साइकियाट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को और साइकोलॉजिस्ट को। जब स्केल होती है तब साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उसको समझता है, परामर्श देता है और बताता है कि यहाँ आप पहुंचे अगर आवश्यकता पड़े तो। ये रेफरल सिस्टम की व्यवस्था है। रेफरल सिस्टम में हमारे जो 750 जिले हैं, उन 750 जिलों में कहीं ना कहीं वो साइकियाट्रिस्ट है, वहाँ उनको पता चलता कि इस पते पर आप पहुंचे, ताकि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। इस सेवा में बदलाव किए जा रहे हैं। एक बदलाव ये भी आएगा सर, ई संजीवनी जो हमारे प्रोग्राम है, इससे जुड़ जाएगा ये टेलीमानस। उससे क्या होगा कि वो मरीज जिसको दवा की आवश्यकता है, साइकियाट्रिस्ट ऑनलाइन उसको दवा की पर्ची दे पाएगा। ये एक नई चीज आने वाली है सर इसी 6 से 8 महीने में। तो मेरा मानना है कि जब सारी सेवाएं इस फोन से हम कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा एक योगदान है मानसिक स्वास्थ्य के, एक क्रांति है सर। अगला सवाल हमारा प्रियंका यादव जी आपसे कि एज ए साइकोलॉजिस्ट किस तरह इसको हैंडल करते हैं आप? जब फिल्टर होके प्रोग्राम, जब एक पेशेंट फिल्टर आउट होके एक साइकोलॉजिस्ट तक आता है, तो उसको केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं? काउंसलिंग फ़ोन के ज़रिए जो काउंसलिंग होती है वो किस तरह होती है? जी सर, ये बहुत वाजिब सवाल है कि हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम पहले समझते कैसे हैं कि काउंसलिंग की इंसान को ज़रूरत है, और उसके बाद हमें कैसे उस केस को आगे लेके जाना है और कैसे उसका फॉलोअप करना है। तो एक सिस्टम एक मेंशन करना चाहूँगी। एक पुराना सिस्टम है हमारे इसी टेलीमानस के साथ, जो कि एक डेटाबेस को बना के रखेगा, जिसमें हमारी अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है सर। जी। तो ये एक सिस्टम को बना के रखेगा जिसमें हमारे पास जितने भी बेनिफिशियरीज आ रहे हैं, हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास एक डेटाबेस प्रिपेयर्ड रहेगा। तो ये डेटाबेस अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे है, बट ये डेटाबेस हमें कैसे हेल्प करेगा, आगे कैसे सहायक रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक बेसिक फॉर्मुलेशन
इंफॉर्मेशन जो भी बेसिक डेटा है हम इंसान का ले लेंगे, जो वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे, और ये जो हमारा सिस्टम रहेगा वो आगे भी सभी लोगों को आगे अगर हम रेफरल करते हैं, आगे MHPs पे हम रेफरल करते हैं, देन उसके बाद भी हम किसी हॉस्पिटल में भी अगर उस इंसान को रेफर कर रहे हैं तो हम उसका पूरा केस हिस्ट्री हम पूरा ट्रैक बैक कर पाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति काउंसलर के पास आता है, जब वो उसे हम रेफर करके कोई भी समस्याएं अगर काउंसलर डील नहीं कर सकते हैं उसके साथ, तो आगे उसको जब साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा तो उस डेटाबेस से अब हम समझ पाएंगे कि उन्हें किस तरह की चीज़ों की और किस तरह की इंटरवेंशन की नीड है। वो इंटरवेंशन हमारी साइकियाट्रिक इंटरवेंशन हो सकती है जिसमें हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, और जो प्राणा सिस्टम के थ्रू हमारा एक डेटाबेस में फॉलोअप मैकेनिज्म जो कि काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमने काउंसलिंग दी उसके बाद हमने थेरेपीज प्रोवाइड करी, अगर सीवियर केस ऑफ साइकेट्रिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो जो पेशेंट होता है मैडम, मैं रोकूंगा आपको। जी। जो पेशेंट होता है उससे पहली बात तो आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने उसकी काउंसलिंग की। अब अगर आपको लगता है या पेशेंट को लगता है तो क्या फॉलो अप भी होता है आपकी जानिब से, फिर फ़ोन करना या कि पेशेंट की तरफ से? जी सर फॉलो अप हमारे यहाँ पे जो हमारे काउंसलर होते हैं, अगेन जो हमारे टियर 1 सिस्टम होता है वो रेगुलर फॉलो अप्स लेता है। अच्छा। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लिया जाता है। एंड दैट टू सर एक और सिस्टम इसमें ये है कि फॉलो अप हमारा सिर्फ पेशेंट का ही नहीं होगा, दैट टू फैमिली का भी होगा। उसमें हम समझा जाएगा कि उनको जो साइको सोशल एडजस्टमेंट है, दैट टू इन फैमिली एंड इन सोसाइटी, वो वेल ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से स्थिति उनकी ठीक है तो हम उन्हें मानेंगे कि एक हमारा जो रिकवरी हो चुका है हमारे एक पेशेंट का। तो मतलब इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि इसका इलाज, इसका समाधान उनकी खुद के परिवार से ही जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो परेशानी वहाँ है सर, फैमिली में है, तो वहाँ भी उसको हल किया जा सकता है। जी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो फैमिली का रोल है, केयर गिवर का रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 14-15 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो देखभाल करते हैं मरीजों की, लेकिन वो ज़्यादातर इनफॉर्मल है। कोई बेटा है, बेटी है, या जैसे बहू है, तो आप ये सोचिए कि इनफॉर्मल केयर गिवर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेट है इंडिया में। तो इसकी वजह से जो हमारी सर्विसेज हैं ये इतनी मजबूत दिखाई देती हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है, लेकिन जहाँ तक देखिए फॉलोअप की बात है तो ये जैसा डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि ये मैकेनिज्म्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक टेलीमानस की तरफ से जिन लोगों ने कॉल किया है या जिन्होंने काउंसलिंग ली है उनको एक मैसेज भेज सकते हैं, या उनको एक रिपीट कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर जिसको बोलते हैं कि जो देखभाल का सिस्टम है उसको लंबा चलाया जाए, एटलीस्ट जब तक कोई ट्रीटमेंट के अंडर रहता है। तो ये मैकेनिज्म्स बन रहे हैं। तो इसमें सर अपॉइंटमेंट और शेड्यूलिंग जैसा भी कुछ है कि सपोज करें कि अगर कोई पेशेंट है वो उस फॉलो अप में है और उस वक्त वो बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या शेड्यूल कर देते हैं उसकी सहूलियत के हिसाब से? दो बातें हैं। 14416 पे अगर आप कॉल करते हैं, आप खुद ट्राई करके देखिए, तो आपसे पूछेंगे हिंदी इंग्लिश जैसा किसी भी IVRS सिस्टम में होता है, आप सेलेक्ट करिए, या 20 और लैंग्वेजेस हैं उनमें आप जा सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि जैसे ही सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज, तो उसके बाद आपकी परेशानी, दिक्कतें पूछी जाएंगी अगर आपकी कॉल लग गई है। अगर आपकी कॉल नहीं लगी है तो उस सूरत हाल में आपको एक कॉल बैक अरेंज होता है, तो वो फिर आपसे दोबारा ये पूछेंगे। तब बात आती है कि एक तो शेड्यूलिंग सीधी यही हो गई कि आपकी अगर बात नहीं हो पाई, काउंसलर उस टाइम पे बिजी थे, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है एक किस्म से रीशेड्यूल हो गई है। लेकिन अब दूसरी बात ये, अगर आप चाहें कि भाई ठीक है, एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि फोन आपने अपने कन्वीनियंस से किया है, तो आपने अपॉइंटमेंट अपने कंफर्ट से किया है, अपने घर से किया है, आप OPD की लाइन में लगे नहीं है, अस्पताल में आप गए नहीं है, तो आपके कन्वीनियंस पे, आपके टाइम पे फ्री है। और उसके बाद में 24/7 है। रात को भी अगर इमरजेंसी होगी, मान लिया किसी बच्चे जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सुसाइडल हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो रात को भी आप कॉल कर सकते हैं और रात को भी आपको ये सहायता मिलेगी। तो देखिए अब ये जो जिसको
बोलते हैं कि टेलीमानस, डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि टेलीमानस का जो इंटीग्रेशन है अब वो ई संजीवनी के साथ धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मानसिक समस्या है लेकिन साथ में शारीरिक समस्या भी है, तो जो एक आगे आने वाला जो एक किस्म से इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है कि जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो अगर ई प्रिस्क्रिप्शंस मुहैया हो जाएं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको वीडियो कॉल हो सकता है, आपको एक चैटबॉट की तरह से आप चैट कर सकते हैं, लैंडलाइन से बात कर सकते हैं, चाहे तो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रख सकते हैं। तो ये विश्व में एक यूनिक सर्विस है और आप ये देखिए कि फ्री सर्विस इतनी बड़ी जनसंख्या को उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी बात है सर ये कि एक तो कि इतनी बड़ी आबादी के लिए काम करना, दूसरे ये कि सर मुख्तलिफ, अभी बात कर रहे थे आपके मुख्तलिफ ज़बानों में भी हम बात कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि जैसे हर स्टेट्स में उनकी ज़बानें अलग होती हैं, तो 20 ज़बानों का जिक्र किया, ये भी बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी भी है, क्योंकि एक पेशेंट है वो किस बैकग्राउंड से आता है, कितना पढ़ा लिखा है, अगर ज़बानें कई होंगी तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि वो अपनी मदर टंग में बात कर ले। और उसको समझने के लिए जाहिर है टेलीकॉलर्स की ज़रूरत भी, ज़्यादा काउंसलर्स की ज़रूरत भी अलग अलग इलाकों से पड़ेंगी, जो कि क्योंकि सर जो जहनी अमराज होते हैं उनको बातचीत से समझने में ज़बान का बहुत बड़ा रोल होता है। इस पर रोशनी डालिए सर। विकास सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ऐसा माना जाता है जितनी ज़बानें आप बोलते हैं उतना ही ब्रेन आपका हेल्दी है। तो ये तो नई ज़बान बोलना, नई ज़बान सीखना, तो ये तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई मरीज़ है जो हिंदी नहीं बोलता या जिसको अंग्रेज़ी की समझ नहीं है तो नहीं सर, मैं रोकना चाहूँगा। मैं इस सवाल मेरा ये था कि कोई बात अगर कोई समझाना चाहता है और वो जहनी मरीज़ है तो उसको बड़ी खामोशी से और पूरी बात सुन के समझने के लिए उस ज़बान के जानने वाले की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बड़े आसानी से सारी बारीकियों को वो समझ सके कि आया कि मसला कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो यहाँ पर ज़बान का रोल बहुत अहम हो जाता है। आपको मालूम है कि मैं बताना चाहता हूँ कि 75% से 90% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है, कि आपको बताने की जरूरत ना पड़े। तो तभी देखिए साइकियाट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि मरीज़ जैसे क्लिनिक में आता है, अब जैसे मैं बाय ट्रेनिंग कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने डिमेंशिया के हज़ारों मरीज़ देखे हैं। तो जैसे मरीज़ एंटर करता है तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन वहीं से शुरू हो जाती है, तो ये तो हुआ नॉन वर्बल। लेकिन जहाँ तक बात है, आप अगर बात करते हैं एज अ काउंसलर मरीज़ से जो कि ऑनलाइन है, तो आप देखिए अगर आप एक अनुभवी काउंसलर हैं तो आपको उसके बात करने के अंदाज से, कहाँ पे मरीज़ पॉज लेता है, उसकी आवाज़ की टोन कैसी है, जैसे बोलते हैं ना कलर ऑफ द वॉइस, उससे पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, वो मुख्तलिफ ज़बान बोलता है, जैसे कोई बंगाली में बात करता है तो उसके लिए बंगाली काउंसलर उपलब्ध होगा। और एक खास बात है, जैसे आप दिल्ली में कॉल करें, जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओम जो है वो रीजनल सेंटर में काम करते हैं, इबास है निमहंस के बाद बड़ा साइकियाट्रिक अस्पताल है भारत का। तो अब ये कनेक्टेड है बहुत सारे राज्यों से, जैसे हिमाचल है, लेह है, लद्दाख है, ये सब इनके अंडर आते हैं। तो मान लिया कोई लद्दाखी ज़ुबान में अगर बात करता है तो उसके लिए भी वो जो भाषा की जो दिक्कत है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, एक काउंसलर को ये समझ होती है कि आप जो है वो भाषा की बारीकियां जो है उसको समझ के उसको जो एडवाइस देना होता है वो अप्रोप्रिएट एडवाइस उसी सेंसिटिव तरीके से दें। तो देखिए इसको एम्पैथी बोलते हैं साइकियाट्री में। एम्पैथी बड़ा जरूरी है। एक होता है सिंपैथी, सहानुभूति है, ओहो आपके साथ क्या हो गया, ये है सिंपैथी। एक है एम्पैथी, हाँ मैं समझता हूँ। जोड़ना चाहूँगा इसमें जो डॉक्टर विकास की जो इसमें इस सेवा में एक अच्छी बात क्या है कि जब पूछता है कि मैं कन्नड़ा बोलता हूँ, या दिल्ली से कोई कॉल करता है और वो कॉलर बोलता है कि मैं सिर्फ कन्नड़ा बोलता हूँ, आई कांट स्पीक हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल सकता या उर्दू जबान नहीं बोल सकता मैं, तो वो कॉलर ऑटोमेटिकली कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है कर्नाटका में, केरला में, हर स्टेट में ट्रांसफर है। यहाँ एक अच्छी बात इस सिस्टम में है, पूरा सिस्टम ऐसा कनेक्टेड है कि जबान
जबान से 20 जबानों से ऊपर जो भाषाएं बोली जाती हैं। इवन बिहार में बिहार में 4 बोतर की बोलियां हैं, उन 4 बोलियों पे भी ट्रांसफर कर लेते सेंटर एक दूसरे को। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो ऐप की बात करते हैं, ऐप की बात, वहां भी 10 जबानें हैं। क्षेत्रीय जमाने में व्यक्ति अपना संपर्क, अपना टाइप चैटबॉट्स पे चैट टाइप से व्यवहार में कर सकता है। ये एक नई चीज जोड़ी है चैटबॉट पे कि 10। ओम प्रकाश सर, ये जो पूरा डिज़ाइन है टेलीमानस का, अभी तक जितनी बातचीत हमारे और हमारे मेहमानों के बीच हुई, नाज़रीन इसमें ये बात तो निकल कर आई कि बहुत बारीक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा गया है ताकि जो सहूलियत है वो बहुत आसानी से और बहुत पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से एक पेशेंट को या एक ऐसे इंसान को जिसको उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अब ओम प्रकाश सर, आपसे एक अगला सवाल ये मैं जानना चाहूँगा, आगे आने वाले ज़माने में और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इस टेलीमानस के? जो भारत सरकार का निरंतर प्रयास है कि ये टेलीमानस सेंटर से, जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं, अभी हम 53 कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो 53 टेलीमानस सेल्स हैं, ये बढ़े। क्योंकि जब कॉल बढ़ेंगी तो नेचुरली मैन पावर हमें ज़्यादा चाहिएगा। और सेंटर हम कोशिश करेंगे कि हर डिवीज़न में, हर स्टेट के डिवीज़न में एक सेंटर खुल पाए। अभी हमारे 2 करोड़ की आबादी में एक सेंटर है फिलहाल पूरे देश में। 2 करोड़ की आबादी हम कोशिश करके 1 करोड़ की आबादी में सेंटर आए, क्योंकि हम ये एक तरह से जो हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका डिजिटल आर्म है। ये डिजिटल आर्म एक डिजिटल तरीका है मानसिक स्वास्थ्य पहुंचने का। तो ये कोशिश है कि पूरे सारे 750 जिलों में हर जिले के अंदर टेलीमानस का एक केंद्र हो, कोशिश की जाए ताकि हर व्यक्ति को जबान की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति रेफरल सिस्टम की बात करें, क्योंकि रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने फोन से बात कर ली, आपने काउंसलिंग कर ली, जो बाकी जो 10% तबका है वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए, साइकियाट्रिस्ट वो देख पाए, रेफरल सिस्टम जो हो उसको हम पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में कम से कम एक साइकियाट्रिस्ट हो जो कि उस व्यक्ति को देखकर कर पाए। तो ये जो भारत सरकार जो प्रयास निरंतर की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जहाँ तक ऐप की बात है, मैंने जब टेलीमानस ऐप की बात की थी, ये बहुभाषी है, बहुत अभी 12 भाषाओं में है। इसका जो ऐप का जो सबसे वह है कि चैटबॉट है, आप सवाल बताएंगे, सवाल का उत्तर बताएगा, AI चैटबॉट है उसमें। और उसके अलावा रिसोर्स सेंटर्स हैं, उस चैटबॉट में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ कि आप कहाँ रहते हैं और आपको नजदीक अस्पताल कौन सा है और कितनी दूरी पर अस्पताल आपका है, कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये निरंतर प्रगति पर हैं। और जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि जैसे ई-संजीवनी में ई-प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये सेम टेलीमानस में होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उसको प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। ये अपना बहुत महत्वपूर्ण है सर कि घर बैठे मरीज का हमने देख लिया, इलाज कर लिया, देखभाल कर ली, उसको इलाज का पर्चा मिल गया और वो दवा स्टार्ट कर दी, उसका फॉलोअप किया गया, देखभाल की गई। तो अपने आप में ये सर ओम प्रकाश सर, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है हुकूमत हिंद की, भारत सरकार की। विकास सर, इससे पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और सवाल यही उठता है और हम बात भी करते हैं कि जब भी कोई हुकूमत का प्रोग्राम होता है तो हमारे लिए चैलेंज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी आबादी को देखना पड़ता है। जी। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उसकी शुरुआत भी होती है और एक साथ एकजुट होके और उसको आगे ले जाते हैं। जबकि अभी ओम प्रकाश सर ने कहा कि शुरुआत में एक सेंटर, और उस पर भी हिम्मत कर लेना कि कारवां चल पड़ा है, अब आगे मंजिल दर मंजिल हम गुजरते जाएंगे। जी। इस शुरुआत के महत्व पर, इसके इम्पोर्टेंस पे, और ये जो इतनी बड़ी आबादी को ये सर्विस देने की बात हुकूमत सोचती है और करती है, इस पर रोशनी डालिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और ये एक सीढ़ी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, हम 23 सेंटर से शुरू हुए थे, अब 50 से ऊपर है, 2 साल में डबल हो
हो गए तो हो सकता है कि 1 करोड़ पे एक सेंटर आने वाले समय में हो जाए, जल्दी हो जाए। तो बात आती है, देखिए एक जो बड़ा अहम मुद्दा है, 140 करोड़ लोग हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए काउंसलर जो कॉल को अटेंड कर सकें, वो भी देखिए ट्रेंड होने चाहिए, उनका एक प्रोसेस है, एलैबोरेट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के तहत ही 2500 काउंसलर जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो वो जो नंबर है वो भी डबल हो गया है। तो एक बात ये हुई। अब बात आती है कि जब आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ती है, साइकियाट्रिस्ट रेफरल है या फिर अगर मान लिया आपको रिहेबिलिटेशन सर्विस में रेफरल चाहिए, तो रेफरल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बात आती है कुल मिला जुला के सर एक बड़ी अहम कोशिश, बड़ी कोशिश जी, और ये मुमकिन सिर्फ अपने मुल्क में ही हो सकता है। ये बहुत खुशी की बात और फख्र की बात है हम सब के लिए। बस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि अब जैसे मेन बात आती है कि आप अगर मरीज को भेजना चाहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, तो अब जो नंबर है वो एकदम से देखिए नहीं बढ़ेगा। तो हमने राजस्थान में कोशिश शुरू की, पूरे स्टेट में हमने ये कोशिश जो है वो शुरू की ICMR के इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो वहाँ पे हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है। उसमें डॉक्टर और नर्सेस दोनों को हमने जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनके आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट में ट्रेन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक का शुमारा, जिसमें हम टेलीमानस के मुतालिक बात कर रहे थे। बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई, मालूमाती गुफ्तगू हुई। तो इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिजवी और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। दोस्त मर जाते हैं